नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में और 4 अन्य राज्यों में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। और अब जिस प्रकार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनता को गुमराह करने का हथकंडा अपनाया जा रहा है, वह बहुत ही लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी सरकार से इतना दरख्वास्त करना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश में इस समय ओलावृष्टि और मौसम खराब होने के कारण बारिश के साथ किसान भाइयों का हमारा कितना नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं। उस पर हम अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि हमारी सरकार इस ओलावृष्टि में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई हमारे किसानों को तत्काल करे, जिससे हमारा किसान भाई अपनी परेशानियों के कारण किसी प्रकार के गलत कदम को उठाने को मजबूर न हो। जैसा कि आज ही पेपर में है कि 2 किसानों ने ओलावृष्टि को देखते हुए, अपने फसलों के नुकसान को देखते हुए मौत को गले लगा लिया। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पाए, इससे पहले ही हमारी सरकार को इस ओलावृष्टि पर फौरन कार्रवाई करते हुए किसानों को तत्काल मदद मुहैया कराए। और अधिकतर किसानों ने हमारे फसल बीमा भी कराया हुआ है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय। फसल बीमा सिर्फ और सिर्फ नाम का साधन बन के रह गया है, इसका आज तक किसी किसान भाई को कोई लाभ नहीं मिला। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए अगर हमारा देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित कराने के लिए कुछ सुधार की जरूरत है, जो मैं चुनाव आयोग से इस आचार संहिता के दौरान मांग करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि जब यह सुधार होंगे तभी लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश में किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर केंद्र का चुनाव हो, हमारे राज्य में सत्ताधारी पार्टियां, अर्थात जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, जब वह मुख्यमंत्री बन रहता है तो उस दौरान अगर वास्तविक लोकतंत्र को परिभाषित कराना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ जनता का प्रतिनिधि बनकर वह सभी प्रदेशवासियों का मुख्यमंत्री होता है, न कि केवल अपनी पार्टी का। और अगर चुनाव आयोग वास्तव में लोकतंत्र की परिभाषा को साफ छवि में दर्शाने की चेष्टा करता है, कोशिश कर रहा है, चाहता है, तो उसे तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वह अपनी पार्टी के लोगों के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। उन्हें संपूर्ण जनता का
ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं होता है। हम देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय एक से बढ़कर एक जनसभाएं करते हैं अपनी पार्टी के लिए, और उसमें खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार का होता है, जनता के धन का होता है। अगर उन्हें हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री अपने पद पर रहते हुए किसी भी पार्टी का प्रचार न कर सके, तब जाकर के हम लोकतंत्र को वास्तविक रूप में मजबूती प्रदान कर सकते हैं, लोकतंत्र की छवि को पाक साफ दिखा सकते हैं। किंतु हमारे देश में जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था, उस समय केवल कांग्रेस ही सबसे मजबूत दल था और कांग्रेस ने ही शासन किया। तो उस समय संविधान में जो संशोधन किए गए वह कांग्रेस द्वारा अपने लाभ के लिए, उदाहरण मैं देना चाहता हूं, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। जब चुनाव की बारी आई तो यह हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री अपने चुनाव को सभी देश में लागू कैसे करेंगे, जबकि उस समय कहा तो यह जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था, किंतु उनके पद और की गरिमा को देखते हुए संविधान में यह संशोधन किया गया था कि वह सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, सरकारी जहाज का उपयोग करेंगे और उसका कुछ अंश जो कि नाम मात्र का है भारत सरकार द्वारा उसे वहन किया जाएगा। लेकिन वह परंपरा अब बढ़ते हुए यहां तक आ गई है कि एक नहीं अनेकों संसाधन, सैकड़ों जहाजें, हेलीकॉप्टर दर्जनों की संख्या में अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। अगर वास्तव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराना है तो ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगे। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो भी सरकार सत्ता नशी होती है वह 4.5 साल तक अपने परायों का, अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, अपने धर्म विशेष का को महत्व देती है। विकास के नाम पर सिर्फ हवाई वादे करती है, और जब कोई चुनाव नजदीक आता है या जब चुनाव में 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रह जाता है तो विकास के झोली के पिटारे खोले जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव से 6 महीना पहले कम से कम राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों द्वारा ऐसे गुमराह करने वाले शिलान्यास, उद्घाटन, हवाई वादे पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार बन जाती है तो उन हवाई वादों का, उन शिलान्यासों का, उन उद्घाटनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। क्योंकि जब नई नवेली सरकार बनती है, अगर सरकार बदल जाती है तो आने वाली सरकार अपने हिसाब से उन क्रियान्वयन करती है उन कार्यक्रमों का। तो इन पर जो सरकारी धन खर्च होता है, बजट खर्च होता है, जनता का धन का दुरुपयोग होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरे दोस्तों, यह कुछ ऐसे जरूरी कदम हैं जिन पर इस समय चुनाव आयोग ही हस्तक्षेप कर इन्हें क्रियान्वयन कर सकता है, इन्हें क्रियान्वित कर सकता है। क्योंकि इस समय इन 5 राज्यों में शासन की बागडोर पूरा समझ लीजिए चुनाव आयोग के हाथों में है। 5 राज्यों की सरकार इस समय शून्य है। लेकिन अफसोस हमारे यहां यही है, कहने को तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका पालन शून्य होता है। आप देखते ही हैं, जब कहीं कोई आए दिन
मैं उदाहरण देना चाहता हूं मौजूदा सरकार की। मौजूदा सरकार ने नए नए कानून का सृजन किया है। क्या हमारे देश में पहले से कानून नहीं थे? कानून के सृजन करने से समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। कानून का सख्ती से पालन करा करके बिना किसी भेदभाव के समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ गुमराह करने की नीयत से काम होता है। नए नए कानून का सृजन होता है, लेकिन धरातल पर उनके क्रियान्वयन के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। कुछ दिन, केवल कुछ दिन तेजी रहती है सरकारी विभागों में भी, मंत्रालय में भी, मंत्रियों में भी, मुख्यमंत्रियों में भी और प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में भी। कुछ दिन कब कोई कानून लागू होता है तो उस पर सख्ती बरती जाती है और धीरे धीरे फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत लागू चालू हो जाती है, लागू हो जाती है। मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी, जिसका यह लाइव प्रोग्राम है, आप सभी से सिर्फ इतनी प्रार्थना करती है मेरे दोस्तों, यह देश आपका है। इस देश के लिए आपका भी उतना ही कर्तव्य है जितना इन राजनीतिक पार्टियों का, मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का। इसीलिए इस देश के लिए आपको आगे आना होगा। आप देख रहे हैं चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय राजनीतिक रैलियों पर, पैदल यात्रा पर, जनसभाओं पर, नुक्कड़ सभाओं पर 15 जनवरी तक रोक लगी हुई है। और लेकिन इससे पहले एक साल पहले से राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार चल रहे हैं। लेकिन इन 1 सालों के दौरान भी क्या आपने किसी राजनीतिक पार्टी के मुख से, राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र में आपने सुना या देखा कि ये राजनीतिक पार्टियां शिक्षा के लिए आप प्रतिबद्ध है, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, शिक्षा को सुगम करने के लिए, महंगी होती शिक्षा पर लगाम लगाने के लिए। मुफ्त की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये मुफ्त दे ही नहीं सकते हैं। मुफ्त की बात भारतीय सर्वधर्म पार्टी जैसी जमीनी स्तर पर जिसके लोग, जिसके कार्यकर्ता, जिसके पदाधिकारी जमीन से जुड़े हैं, वही बात कर सकते हैं। यह राजनीतिक पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतने इनके सीने में जज्बा नहीं है कि यह मुफ्त शिक्षा की बात करें, क्योंकि मुफ्त शिक्षा की बात करेंगे तो यह धरातल में आकर मिल जाएंगे। क्योंकि यह इनका जो प्रचार होता है, इनका जो प्रसार होता है, इनका चुनावी खर्च होता है, यह सभी शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं द्वारा बांध कराया जाता है। और यह ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जब इनके कोई कार्यक्रम होते हैं तो यही नेता, यही मुख्यमंत्री, यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री, यही कैबिनेट मिनिस्टर उन सम्मेलनों में जाकर करके उनके स्कूलों को, उनके चिकित्सालयों में 4 चांद लगाते हैं, जिससे उनका रेपुटेशन बढ़ता है। तो यह शिक्षा और चिकित्सा को मुफ्त देने की बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, इन्होंने सुधार की भी बात नहीं की, शिक्षा को इस स्तर पर रखने की बात नहीं की कि वह हर आम नागरिक को सुगमता से प्राप्त हो। अगर इनकी इतनी मंशा होती शिक्षा को हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचाने का, इनका जरा भी मूड होता, इनके अंदर संवेदनशीलता होती, तो यह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माननीयों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे, सांसद विधायक मंत्रियों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब यह आदेश लागू किया था तो इन सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा, चाहे वह पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया था तो उनके समाजवादी पार्टी द्वारा इसे लागू किया जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि जब ऐसा होता तो शिक्षा का स्तर
सुधर जाता, प्राथमिक विद्यालयों में कैथेड्रल जैसी शिक्षा मिलने लगती, सीएमएस जैसी शिक्षा मिलने लगती, लामार्टिनियस जैसी शिक्षा मिलने लगती, डीपीएस एलपीएस जैसी शिक्षा मिलने लगती मेरे दोस्तों, तो इन स्कूलों की ओर कोई नहीं भागता। क्योंकि इन बड़े बड़े स्कूलों में, कैथेड्रल में, लामार्टिनियर में, डीपीएस में, एलपीएस में इन्हीं सांसद, विधायक, मंत्री और नौकरशाहों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे और आपके बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करने की तो बात ही छोड़िए, उस गेट को पार भी नहीं कर सकते हैं। तो उन पर ताला लग जाता, जो कि ये ऐसा नहीं चाहते। चलिए, मैं समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा था, अब मैं मौजूदा सरकार की बात करता हूं। जो मौजूदा सरकार हमें और आपको गुमराह करने की चेष्टा करती है, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं, लेकिन अगर सबका साथ सबका विकास करना इनकी मानसिकता होती, इनकी प्रवृत्ति में होता, तो यह मैं रोक करके 2 मिनट फिर अपनी बात को पुनः वही ले जाना चाहता हूं। क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी संभव है शिक्षा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, न्याय के अभाव में। किसी भी देश को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। और भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करती है मौजूदा पार्टी, सत्ताधारी पार्टी दोस्तों। लेकिन हमें शिक्षा के स्तर से निम्न स्तर में हम पहुंचते जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर हमारे यहां इतना महंगा कर दिया गया है कि हमारे आपकी पहुंच से वह काफी दूर हो गया है। हम ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और उससे अधिक बढ़े तो इंटरमीडिएट कॉलेज, और अगर उससे भी अगर बढ़े तो कहीं अगर सरकारी महाविद्यालयों में एडमिशन करा लिए, अगर हो गया खुदा न खास्ता, भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे, तब तो हम ग्रेजुएशन कर लिए। अन्यथा हम और आप प्राइवेट संस्थानों से ग्रेजुएशन की बात ही नहीं सोच सकते हैं। डिग्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर मौजूदा सरकार अर्थात गोरक्षपीठाधीश्वर की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भाजपा की सरकार की नीयत अगर शिक्षा पर इतना पाक साफ होता कि वह सभी लोगों को, सभी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाकर देश को विश्वगुरु बनाना चाहते, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को लागू करते। लेकिन 5 साल व्यतीत हो गया मेरे दोस्तों। 2017 के आचार संहिता से 2022 का आचार संहिता लग गया मेरे दोस्तों। चुनाव का बिगुल बज गया। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को लागू करने की जद्दोजहद नहीं उठाई। क्योंकि अगर उठाते तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यह जो सेंट जोसेफ स्कूल ताड़ीखाने पे खुला है, जिनके हर एनुअल फंक्शन पर हमारे रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का आगमन होता है, तो उस पर ताला लग जाता। ऐसे विद्यालयों पर जो शिक्षा के नाम पर नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं, जो शिक्षा का व्यवसाय करती हैं, इन पर ताला लग जाता मेरे दोस्तों। और जब इन पर ताला लग जाता, उनकी कमाई बंद हो जाती, तो उनके द्वारा जो हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए चुनाव में पार्टी फंड के रूप में दिया जाता है, चुनाव का खर्चा उठाया जाता है, वह बंद हो जाता मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मैं पुनः एक बार कहता हूं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इन सब की नीयत में खोट है, इन सब की नीयत में खोट है। इनका सिर्फ इतना स्वार्थ है कि वह हमारे कंधे पर बंदूक रख करके हमें शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके वो सत्ता नसी होना चाहती है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः इन राजनीतिक पार्टियों की, खास करके सत्ताधारी पार्टियों की नीयत को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उससे पहले सांसद थे, विधायक कभी नहीं रहे।
अर्थात एक बार सांसद शायद रहे, हाँ सांसद रहे, उसके बाद कन्नौज से, उसके बाद वहां से उन्होंने मुख्यमंत्री जब बने तो फिर